प्रिय विद्यार्थियों, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज हम अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की आवश्यक शर्तें, मूल कंपनों की संख्या, अवशोषण बैंडों की संख्या बढ़ने के मुख्य कारण, घटने और बढ़ने के मुख्य कारण, हुक्का नियम आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अवरक्त स्पेक्ट्रम किसी भी अणु या यौगिक का जब भी हम आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की मुख्य आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। दो शर्तें होनी चाहिए या दो शर्तें होती हैं। पहली है, अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन तभी होगा जब अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट उपस्थित होगा। अतः ऐसे अणु जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 आदि अध्रुवीय होने के कारण आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देते। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अणु में सममित तनन कंपन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः यह कंपन अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण नहीं करेंगे, अर्थात अवरक्त निष्क्रिय होंगे। जबकि CO2 अणु में जो असममित तनन कंपन के कारण अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अतः ये कंपन अवरक्त सक्रिय होंगे। इस प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का उपस्थित होना अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की, वो ये है कि अणु में कंपन गति की जो आवृत्ति होती है, न्यू कंपन, वो विकिरण की आवृत्ति अर्थात न्यू विकिरण के समान होनी चाहिए। अर्थात न्यू कंपन बराबर न्यू विकिरण। द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं में, यानी ऐसे अणु जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, ऐसे अणुओं में कंपनों के दौरान ड्यूरिंग वाइब्रेशंस द्विध्रुव आघूर्ण भी लगातार दोलन करता रहता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति द्विध्रुव आघूर्ण के दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब अणु विकिरण का अवशोषण करता है। क्योंकि जब अणु के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति विकिरण के विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति के समान होती है। यही कारण है कि HCl, H2O, NO2 आदि ध्रुवीय अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम देते हैं। अब हम बात करेंगे मूल कंपनों की संख्या क्या होती है। एक ऐसा अणु जिसमें N परमाणु उपस्थित हों, तो ऐसे अणु की स्वतंत्रता की जो कोटियां हैं वो 3N होती है। रेखीय अणु में मूल कंपनों की संख्या 3N-5 होती है। जैसे CO2 अणु एक रेखीय अणु है। इस CO2 में 3 परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। अतः 3N-5 सूत्र से 3 × 3 - 5 बराबर 4। ये 4 मूल कंपनों की संख्या होगी CO2 अणु में।
इसी तरह से CS2 अणु में, कार्बन डाइसल्फाइड में रेखीय अणु है ये भी, और इसमें 2 सल्फर और 1 कार्बन, कुल 3 परमाणु हैं। अतः यहां भी 3n-5 में n बराबर 3 रखने पर मूल कंपनों की संख्या 4 प्राप्त होती है। अब ये CO2 और CS2 में 4 मौलिक कंपन यानी मूल कंपन 4 होंगे, जिनमें से 2 तनन व 2 बंकन कंपन होते हैं। अरेखीय अणु में 3n-6 मौलिक कंपन होते हैं, जिनमें से n-1 तनन कंपन तथा 2n-5 बंकन कंपन होते हैं। जैसे CH4 यानी मैथेन एक तरह का अरेखीय अणु होता है, चतुष्फल की संरचना होती है। इस CH4 में मौलिक कंपन 3n-6 सूत्र से 3 × 5 - 6 बराबर 9 यानी मूल कंपन 9 होते हैं, जिनमें से 4 तनन कंपन व 5 बंकन कंपन होते हैं। HCl, HF, HBr आदि द्विपरमाणु अणुओं में केवल एक प्रकार का कंपन होता है, लेकिन समद्विपरमाणु अणुओं यानी ऐसे अणु जिनमें दोनों परमाणु एक जैसे हों, जैसे H2F2 Cl2 O2 N2 आदि में कोई अवशोषण बैंड नहीं होते, क्योंकि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। यानी इन अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अब हम बात करेंगे अवशोषण बैंडों की संख्या बढ़ने के मुख्य कारण। यानी कई बार IR स्पेक्ट्रम में जो अवशोषण बैंड आते हैं वो कई सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम में। तो वो क्यों होते हैं, यानी उनकी संख्या क्यों बढ़ जाती है, उसके मुख्य कारण क्या हैं? पहला मुख्य कारण है अधिस्वरक, यानी मौलिक कंपनों की तरंग संख्या के दुगने मान पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जिसे अधिस्वरक कहते हैं। जैसे एस्टर COOR, एस्टर में C डबल बॉन्ड O समूह का 1750 cm इनवर्स पर दुर्बल अवशोषण बैंड आता है, जबकि इसकी दुगनी तरंग संख्या 3500 यानी 3500 cm इनवर्स पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्रकट होता है, जिसे अधिस्वरक कहते हैं। दूसरा कारण है संयुक्त स्वर यानी कॉम्बिनेशन टोन्स। जब 2 आवृत्तियों का परस्पर योग या वैकलन होता है तो 2 नई आवृत्तियां प्रकट होती है, जिन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जब 2 अवशोषण बैंड X तथा Y आपस में योग करते हैं तो X + Y तरंग संख्या पर एक बैंड आता है, तथा जब इनका व्यवकलन होता है तो X - Y पर यानी X - Y तरंग संख्या पर दूसरा बैंड प्राप्त होता है। तीसरा मुख्य कारण है अवशोषण बैंडों की संख्या बढ़ने का फर्मी अनुनाद। जब अणु में मौलिक कंपन अधिस्वरक या संयुक्त स्वर से योग कर एक नया अवशोषण बैंड देते हैं तो उसे फर्मी अनुनाद बैंड कहते हैं। अब कई बार अवशोषण बैंडों की संख्या घट जाती है, तो अवशोषण बैंडों की संख्या घटने के मुख्य कारण हैं। पहला, कुछ अवशोषण बैंडों की तीव्रता इतनी कम होती है
कि वे आईआर स्पेक्ट्रम में नहीं दिखते। दूसरा, आईआर स्पेक्ट्रम के सामान्य क्षेत्र के बाहर आने वाली कुछ मौलिक आवृत्तियां आईआर स्पेक्ट्रम में प्रकट नहीं हो पाती। तीसरा कारण है, कभी कभी दो अवशोषण बैंड इतने नजदीक आ जाते हैं कि वे आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। चौथा कारण है, एक ही आवृत्ति के विभिन्न अवशोषण बैंडों में से कुछ बैंडों के अपहरित होने से बैंडों की संख्या कम हो जाती है। पांचवा कारण है, अणु में द्विध्रुव आघूर्ण की कमी के कारण कुछ मौलिक अवशोषण बैंड दिखाई नहीं देते। तो इन 5 कारणों की वजह से आईआर स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की संख्या घट जाती है। अब हम बात करेंगे हुक्का नियम। हुक्का नियम क्या होता है? हुक्का नियम, इसका उपयोग किसी अणु में उपस्थित बंध के कंपन की आवृत्ति ज्ञात करने में होता है। इस नियम के अनुसार कंपन की आवृत्ति बंध के बल नियतांक के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है तथा समानीत द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात न्यू बार बराबर न्यू बटे सी बराबर 1/2 पाई सी √k/μ। यहां सी प्रकाश का वेग है, के बल नियतांक है और म्यू रिड्यूस्ड मास समानी द्रव्यमान है, जिसका मान m1 m2 बटे m1 प्लस m2 होता है। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि बंध सामर्थ्य बढ़ाई जाए या सामान्य द्रव्यमान घटाया जाए तो दोनों ही स्थितियों में कंपन आवृत्तियों का मान बढ़ता है, जैसे इस उदाहरण में स्पष्ट है। कुछ बंधों की आवृत्तियां निम्न रूप में घटती जाती है, CH ग्रेटर देन CC ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन CO। अब CH बंध के तनन कंपन के लिए तनन आवृत्ति न्यू बार इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। न्यू बार बराबर 1/2 पाई सी, K का मान रख देंगे और M1 M2 C और H के लिए रख देंगे, तो इसके न्यू बार का मान 3032 सेम इनवर्स प्राप्त होता है।